Hello everyone, my name is Vipul Sharma and I welcome you on behalf of Vibrant Academy. Today we are going to see solutions of NTSE Stage 2 examination which was held yesterday, which is on 14th of February 2021. Alright, so let's go to the first question. Question number 14 it was. 1.80 grams of glucose is dissolved in 36 gram of water and we have to find out the total number of oxygen atoms. ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम्स पता करने के लिए हमें जो भी मास वाली क्वांटिटीज दी हुई हैं इन्हें हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अगर मैं मोल्स किसके फाइंड आउट करूं बेटा, ग्लूकोज के करता हूं. ठीक है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 180 होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू भी गिवन है. तो यहां से हमारे पास कितने मोल्स आ जाएंगे, 0.01 मोल्स आ जाएंगे. ठीक है, इसी तरह से मैं मोल्स निकालूं वाटर के तो बहुत ही इजी है. वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 36 और 18 उसका मोलर मास है, तो इसका मतलब इसके मोल्स कितने हो गए, 2 मोल्स हो गए, है ना. और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अब हमें निकालने हैं. टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने के लिए आपको एटॉमिसिटी का भी ध्यान रखना होगा. ठीक है ना, जैसे ग्लूकोज के फॉर्मूले की मैं बात करूं C6H12O6, तो वहां पे एटॉमिसिटी कितनी आ रही है, 6 आ रही है. तो आपको जब आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 से भी मल्टीप्लाई करना होगा. तो मोल्स तो आपको पता चल गए 0.01 इनटू Na, पर क्योंकि एटॉमिसिटी कितनी है, 6 है बेटा वहां पे, है ना. पर मॉलिक्यूल कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 6 हैं. तो मैंने इसको 6 से भी मल्टीप्लाई कर दिया. और रही बात वाटर की, तो 2 इंटू Na. ठीक है, वहां पे एटॉमिसिटी कितनी है, 1 है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12.40 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. ऑल राइट, तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, है ना. काफी इजी है. फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, विच इज क्वाइट करेक्ट बिकॉज दे ऑल आर नॉन मेटल्स. फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं. तो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो आपका स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, दैट इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स गिवन इन स्टेटमेंट 1, इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स गिवन इन स्टेटमेंट 1, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, सभी के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, K और L शेल में एग्जिस्ट करते हैं. तो ये बात बेटा गलत हो गई, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, 2,8,7, यानी उसके केस में M के करस्पॉन्डिंग भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं अपन. टेंडेंसी टू ऑफ फॉर्मिंग कैटायंस डिक्रीजेस इन सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल अप टू फ्लोरीन. बिल्कुल सही. अगर आप पीरियड के अलोंग चलेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करेंगे, तो कैटायन बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको एलिमेंट कैसे मिलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मिलते हैं, है ना. और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, ना कि कैटायन बनाते हैं. सो इन अदर वे वी कैन आल्सो से दैट टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कैटायंस विल डिक्रीज. तो अपने स्टेटमेंट कौन कौन से सही हो जाएंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. ओके, let's move on to the next one. Next question is quite easy because it has been asked from matter which is a 9th class topic. ठीक है ना, डायरेक्ट ओरल क्वेश्चन है. तो देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट पैरामीटर आपको दिए हुए हैं, उनके बेसिस पे आपको बताना है कि विच इज द बेस्ट सूटेड कंडीशंस फॉर ड्राइंग अप क्लोथ्स. तो कपड़े सूखने के लिए बेटा टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए और विंड स्पीड ज्यादा होनी चाहिए.
तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट है, बिकॉज टेम्परेचर वहां पर मैक्सिमम है, ह्यूमिडिटी मिनिमम है और विंड स्पीड वहां पर मैक्सिमम दी हुई है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड इन दिस केस। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो कंसेप्ट से कर सकते हैं, आइदर यू कैन डू इट बाय गोइंग थ्रू मिली इक्विवेलेंट्स वे, और सिंपली जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, है ना, अगर किसी को मिली इक्विवेलेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे बताए हुए मेथड से कर सकता है। तो 17th क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर जो आपको दिया हुआ है बेटा 0.1 मोल ऑफ NaOH आपको दिए हुए हैं। ठीक है, किसमें? 100 ml सॉल्यूशन में, है ना, 100 ml सॉल्यूशन में। तो 1000 ml में कितने प्रेजेंट है? 1000 ml ऑफ NaOH, 1000 ml ऑफ NaOH कंटेन 0.1 मोल। दिस इज गिवन, है ना, पर लीटर के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया 1000 ml में, तो फिर 1 ml NaOH कितने कंटेन करेगा? 0.1 अपॉन 1000 कितने करेगा? और 100 ml हमें क्वांटिटी गिवन है, तो हम 100 ml के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 ml में कितने होंगे? 0.1 अपॉन 1000 इंटू 100। तो यहां से आपका आंसर आ गया 0.01 मोल्स। किसके? NaOH के। ये NaOH के मोल्स हमारे पास आ गए हैं। इन सिमिलर वे वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट मोल्स ऑफ H2SO4. In this case, we have been given that 1000 ml of H2SO4 contains how many moles? 0.02 moles, है ना। 1000 ml of H2SO4 कितने मोल्स कंटेन करता है? 0.02 मोल्स कंटेन करता है। तो 100 ml में कितने हो जाएंगे? ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देता हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.002। अब देखिए, अब अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखेंगे किस किस के बीच में? NaOH और H2SO4 के बीच में, तो हमें डायरेक्टली पता पड़ जाएगा कि बेटा एक H2SO4 का मॉलिक्यूल कितने NaOH को न्यूट्रलाइज कर सकता है? 2 NaOH को न्यूट्रलाइज कर सकता है ना। 1 H2SO4 का जो मॉलिक्यूल है वो कितने NaOH मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर पाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के बराबर पड़ेगा अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जैसा कि इन्होंने बोला है कि उन दोनों को क्या कर दिया हमने? मिक्स कर दिया। तो इसका मतलब जितनी इनिशियल क्वांटिटी थी NaOH की उतनी नहीं रह जाएगी, उससे थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, तो H2SO4 में क्या है बेटा? H2SO4 की एफिशिएंसी डबल है। H2SO4 की एफिशिएंसी डबल है, यानी इसका जो एक है वो 2 का काम करता है, यहां पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने हैं? 0.002 मोल्स हैं, पर ये काम कितने का करेंगे? डबल का काम करेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.004 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इफेक्टिवनेस हो जाएगी। अब मैं इसके कितने मोल्स बच गए हैं वो फाइंड आउट कर सकता हूं। तो 0.01 मोल्स मेरे पास इनिशियली थे NaOH के, और अब न्यूट्रलाइज कितने हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज होने के बाद देखिए 0.004 तो हमारे पास न्यूट्रलाइज हो जाएंगे बेटा। ठीक है, NaOH लेफ्ट कितना आ जाएगा? 0.006 आ जाएगा। और आप इतने मोल्स का अगर मास निकालोगे तो बहुत ही ईजी है, 0.006 इंटू 40 आपको करना है। आंसर कितना आ जाएगा? 0.24 ग्राम्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था पर अगर आपकी स्टाइकियोमेट्री वगैरह आप पे आप होल्ड रखते हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एंड इवन बेटर इफ समवन हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग मिली इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, उससे थोड़ा शॉर्ट पड़ता है।
एनीवेज बोथ आर फाइन. Now let's move on to question number 18. 18 में बेटा देखो, अच्छा एक ऐसा कंपाउंड बताइए जिसे एल्केलाइन KMnO4 से आप क्या करा देंगे, रिएक्ट करा देंगे, उसका एसिडिफिकेशन कर देंगे, तो वो क्या करेगा, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोड्यूस कर सकता है. तो देखो इसका आंसर होगा बेटा प्रोपेनॉल, है ना. वो कैसे होगा देखिए, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2 और OH. इसे अगर आप एल्केलाइन KMnO4 से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, और क्या, अच्छा KMnO4 क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब यहां पर जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो CH3 CH2 COOH ये बन जाएगा. यानी प्रोपेनॉल से आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोपेनोइक एसिड में. किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोपेनोइक एसिड में आपने कन्वर्ट कर दिया. अब प्रोपेनोइक एसिड के कितने आइसोमर बनने चाहिए, 2 और आइसोमर बनने चाहिए. तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, है ना. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि टोटल कितने बनने चाहिए, 3 अलग अलग बनने चाहिए. तो बना देते हैं बेटा. एक तो खुद एसिड है, और एसिड का अगर मैं यहाँ पे आइसोमर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ईस्टर बन जाएगा. ठीक है, CH3, इसको मैं अगर हटा के लिख दूं, डायरेक्टली लिख देते हैं, CH3COO और CH3. ठीक है, एक और बना सकते हैं. अगर आप यहां से कार्बन को भी मूव कर देंगे ईस्टर बनाने के लिए, तो यहां पे सिर्फ H रह जाएगा. तो दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा बेटा, HCOO CH2 और CH3. तो 2 अलग अलग ईस्टर ग्रुप आपके दोनों बन गए हैं. तो इसके रेस्पेक्ट में क्या है, दोनों ही फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे. तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 और ये वाला 3. ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, 19th, है ना. 19th बेसिक क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है. चलिए 19 देखिए. 19th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर भाई कितना है, 16, और 2 अलग अलग आइसोटोप हैं. तो फर्स्ट जो आपका आइसोटोप है ना, Z1, फर्स्ट जो आइसोटोप है आपका Z1, उसमें न्यूट्रॉन का अमाउंट है 16. सेकंड जो आपका आइसोटोप है उसमें कितने न्यूट्रॉन है, 18. तो मैं दोनों अलग अलग आइसोटोप के अगर मास निकालना चाहूँ तो फर्स्ट का आ जाएगा बेटा यहाँ से 32 और सेकंड का आ जाएगा यहाँ से 34. ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करने से मास आ गया. एवरेज मास इसका कितना बोला हुआ है, 32.1. अब हमें क्या बतानी है, परसेंटेज बतानी है. Z1 की कितनी परसेंटेज है और Z2 की कितनी परसेंटेज है, अगर एवरेज मास कितना है, 32.1 है तो. ठीक है, तो बहुत इजी है, सिंपली अपन मैथमेटिक्स का एवरेज वाला कंसेप्ट लगाएंगे. हम मान लेते हैं कि जिसका मास 32 है उसकी परसेंटेज कितनी है, x परसेंटेज है. उसकी परसेंटेज कितनी है, x परसेंटेज है, प्लस जिसका मास 34 है उसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x, है ना, 100 माइनस x परसेंटेज हो जाएगी. और एवरेज मास कितना आना चाहिए, 32.1 आना चाहिए. इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95% यहाँ से आ जाएगी. यानी Z1 की परसेंटेज कितनी है, 95. तो जो बचा हुआ है आपका जो सेकंड आइसोटोप है उसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, अपने आप ही 100 माइनस x, है ना. तो 100 माइनस 95 यानी 5%. तो 5% तो ये अवेलेबल है आपके पास और 95% ये वाला अवेलेबल है. ऑल राइट,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कार्बन एंड कंपाउंड से, डिटर्जेंट को ध्यान में रख के वो पूछा गया है, तो थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना है एंड इट विल बिकम वेरी इजी। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट 4 डिस्कस करूंगा। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है मिसल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट इन सॉल्यूशन ए। जो सॉल्यूशन ए है वो कौन सा है बेटा? वाटर का सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन बी जो है वो कौन सा सॉल्यूशन है? देयर इट इज, ओके। सॉल्यूशन ए जो है इसमें हमने वाटर फिल किया है, और सॉल्यूशन बी जो है इसमें हमने हेक्सेन फिल किया है। अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये कैसा सॉल्यूशन है? पोलर सॉल्यूशन है। और ये वाला कैसा सॉल्यूशन है बेटा? नॉन पोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वाटर के लिए आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि वाटर में किस तरह से जो सोप या डिटर्जेंट के पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं बेटा, इसमें क्या है, वाटर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। देखिए, डिटर्जेंट के दो डिफरेंट पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड और एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। जो कार्बन चेन वाला पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड द अदर पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। तो वाटर को कौन अट्रैक्ट करेगा? हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट। और नॉन पोलर सब्सटेंस को कौन अट्रैक्ट करेगा बेटा? हाइड्रोफोबिक पार्ट अट्रैक्ट करेगा। ठीक बात है। तो अब यहां से अपन आइडिया लगा सकते हैं कि भाई केस ए में किस तरह का मिसाइल बनेगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर रहेगा, है ना, क्योंकि सभी को क्या करना है? वाटर से अट्रैक्ट होना है। वाटर से अट्रैक्ट होने के लिए डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल से ये अट्रैक्ट होंगे बेटा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से अगर ये अट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट कहाँ आ जाएगा? अंदर की तरफ आ जाएगा। पर अगर आपने सॉल्यूशन की नेचर को इन्वर्ट कर दिया तो आपका मिसल जो बन रहा है वो भी कैसा हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। यानी फिर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर हो जाएगा और हाइड्रोफिलिक पार्ट अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या ले रखा है? हेक्सेन ले रखा है। तो हेक्सेन से कौन अटैच होता है? ये कार्बन चेन वाला पार्ट अटैच होता है। तो इसलिए जो भी आप यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे उसकी जो हाइड्रोफोबिक टेल है बेटा वो किससे अट्रैक्ट होगी? हेक्सेन से अट्रैक्ट हो जाएगी, राइट। अच्छा, फोर्थ स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है कि मिसाइल जो यहाँ पर बनते हैं वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो सोप डिटर्जेंट सॉल्यूशंस होते हैं दे आर कोलाइडल इन नेचर एंड यू नो दैट वेरी वेल दैट कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट। ठीक है, तो आपके स्टेटमेंट जो है वो बेटा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, ट्वेंटी वन में आपको दिया हुआ है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए और वो बी से रिएक्ट करता है एसिडिक कंडीशन में। ठीक है, और सी कंपाउंड फॉर्म करता है। कंपाउंड बी रिएक्ट्स विद एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन एंड गिव्स कंपाउंड ए। तो वहां पे वापस से क्या बन रहा है बेटा? कंपाउंड ए बन रहा है। ऑल राइट, ए तो हमें यहाँ पे हिंट के लिए बेटा कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। ए इज CH3COOH, बी इज इथेनॉल, सी इज ईस्टर दिया हुआ है, और ए क्या दिया हुआ है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस यहाँ पर हमें दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं ए CH3COH को ले लेता हूँ और बी किसको ले लेता हूँ? CH3CH2OH को ले लेता हूँ, और अगर मैं क्या करवाऊँ इसमें हाइड्रोजन आयन ऐड करवाऊँ, है ना, तो यू कैन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसा करने से क्या होगा? एस्टेरिफिकेशन वाली रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा? CH3C00C2H5। यहां से OH और यहां से इस H का एक्सक्लूजन हो जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहां से
अलग हो जाएगा, है ना, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, ईस्टर मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 2, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो दिस इज सी, दिस इज बी, ए। इसकी जो है क्या होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, ईस्टर की क्या होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। ए की फ्रूटी स्मेल उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है, एसिड की फ्रूटी स्मेल नहीं होती है। ठीक है, पंजेंट टाइप की स्मेल आती है आपको एसिडिक एसिड की, तो वो वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में आपको बोला हुआ है कि विच मिक्सचर विल हैव pH मोर देन 7। ऐसा कौन सा मिक्सचर है जिसमें आपको चीजें डिसॉल्व करने पे pH 7 से ज्यादा मिलेगा। तो देखो बेस और एसिड का मिक्सचर यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियसली सॉल्ट फॉर्म होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर बनने वाला सॉल्ट बेसिक हुआ तब pH क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि सॉल्ट हमारा कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा। क्यों, क्योंकि NaOH क्या है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहाँ पे जो हमें एसिड दिया हुआ है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये कैसा है, वीक एसिड है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें जो सॉल्ट मिलेगा बेटा, जो सॉल्ट मिलेगा, क्या कौन सा सॉल्ट मिलेगा, CH3COONA मिलेगा। तो इससे इसकी नेचर कैसी होती है, दिस इज बेसिक सॉल्ट, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के मिलने से हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज आस्क्ड फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। ओके तो यहाँ पे हमें टेबल बना के दिखा रखी है ना, और उसके बेसिस पे हमसे स्टेटमेंट पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। (13, 14, 15, 16 and I believe they have given till 17, yes, है ना। A (14th), ठीक है, इस तरह की टेबल हमें दी गई है। अब हम पता करते हैं स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर ढूंढना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है M विल हैव -1 वैलेंसी। तो M किसका पार्ट है, 17 ग्रुप का पार्ट है, यानी हेलोजन। हेलोजन की वैलेंसी कितनी होती है, -1, करेक्ट। सेकंड, C विल फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड विद K। C तो फर्स्ट ग्रुप का है, यानी ये तो कैटायन बनाएगा, और किसके साथ बोला है, K के साथ बोला है, और ये हेलोजन है बेटा -1, तो ये एनायन बनाएगा। कैटायन और एनायन मिलके, है ना, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मिलके क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड आपका बना देंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, H विल फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड विद A। H यानी देखो कार्बन के ग्रुप में आ रहा है 14 में, ये क्या करेगा, A के साथ मिलके कोवेलेंट कंपाउंड बना देगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे। B इज स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू D एंड K। B का साइज D और K के कंपैरिजन में कैसा है, स्मॉल है ना। तो अच्छा, अगर आप B को D से कंपेयर करो तो B का साइज छोटा होगा, क्योंकि ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करने पर क्या होता है, शेल ऐड होते जाते हैं और साइज बढ़ता जाता है। तो D का साइज तो B से बड़ा है, पर अगर B और K में बेटा कंपैरिजन करा जाए तो B का साइज K से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, है ना। क्योंकि अब राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इस वजह से शेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो K का साइज क्या होगा, कम होगा। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की मैं बात करूं तो हमेशा हेलोजन ग्रुप में जो एलिमेंट होता है उनका साइज क्या होता है, मिनिमम होता है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ जो ऑप्शन है बेटा,
वो इनकरेक्ट है। अब 24th क्वेश्चन पे अपन आते हैं। 24th क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिकी है ना, मेटल नॉन मेटल का पार्ट है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला आपको अरेंजमेंट यहाँ पर बनाकर दिया हुआ है। तो एक सेल तो इन्होंने क्या कर दिया है बेटा, ऑपोजिट बना दिया है। एक सेल क्या कर दिया है, ऑपोजिट बना दिया है। तो जो इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप होती है, जो इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप होती है, हमें उसे किससे जोड़ना होता है, पॉजिटिव से जोड़ना होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पर हम क्या लगाते हैं, इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप, और जो नेगेटिव होती है उस पर क्या लगाते हैं, प्योर कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, तो जो सेल 1 है उसमें क्या कर रखा है उन्होंने, ऑपोजिट कर रखा है। पॉजिटिव में तो प्योर लगा दी है और नेगेटिव वाले में क्या लगा दी है, इम्प्योर लगा दी है। तो वो तो बेटा अपना अरेंजमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम जो एक्चुअल अरेंजमेंट होता है, जो सेटअप है, जो एपैरेटस है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए, वो कौन से स्टेटमेंट से शो हो रहा है, 4th स्टेटमेंट से शो हो रहा है ना। कॉपर फ्रॉम एनोड विल डिपॉजिट ऑन कैथोड, बिल्कुल सही है। तो इन सेल 2 हमारा बिल्कुल सही है। सेल 2 इसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमें गिवन है, राइट। तो वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा, वहां पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। 25th में देखिए, सबसे पहला 3 डिफरेंट सॉल्यूशन हमें दिए हुए हैं, जिंक सल्फेट, FeSO4 और कॉपर सल्फेट। ठीक है, X, Y, Z 3 अलग अलग मेटल दिए हुए हैं। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर भी नहीं होती और यहाँ भी नहीं होती है। Y में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2 जगह रिएक्शन नहीं होती है और यहाँ पर हो जाती है, और Z में बेटा तीनों जगह हो जाती है। तो यहाँ से मुझे क्लियरली पता पड़ गया, अगर Z तीनों सॉल्यूशन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पा रहा है तो Z की रिएक्टिविटी मैक्सिमम है। उसके बाद कौन आएगा, Y, उसके बाद कौन आएगा, X, क्योंकि X किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। अब जो मेरा स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ Y विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस कॉपर मेटल। अगर Y कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर सल्फेट मिल जाएगा, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि Y कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से और खुद कॉपर का प्लेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो आपका YSO4 में कह सकता हूं जनरल फॉर्मूला बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। Z इज मोस्ट रिएक्टिव एंड X इज लीस्ट रिएक्टिव, बिल्कुल सही। ये ऑर्डर हमने स्टेटमेंट टेबल देखते ही हमने बना लिया कि Z मोस्ट रिएक्टिव है और X लीस्ट रिएक्टिव है। नेक्स्ट, Y इज मोर रिएक्टिव देन X, Y X से ज्यादा रिएक्टिव है एंड लेस रिएक्टिव देन Z। ठीक है ना, सेम स्टेटमेंट की बात करिए। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, मेटल Y प्रोड्यूसेस जिंक ऑन रिएक्शन विद जिंक सल्फेट। अगर Y जिंक सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो जिंक प्रोड्यूस करेगा, जी नहीं, यहां पर इन्होंने बताया हुआ है कि यहां पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रही है। इसका मतलब यहां पर आपको जिंक ऑब्टेन नहीं हो पाएगी। तो आपका 4th स्टेटमेंट गलत हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, 1st, 2nd एंड 3rd, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फाइनल क्वेश्चन। देखिए, if excess of CO2 is passed through the suspension of a compound X in water, a compound Y is formed। तो ये काफी फेमिलियर इक्वेशन है सभी बच्चों के लिए। ये जो सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं डेट इज CaCO3। अगर कैल्शियम कार्बोनेट में आप वाटर की प्रेजेंस में एक्सेस CO2 पास करोगे, है ना, एक्सेस CO2 आप पास करोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बेटा ये है। पर यहां क्या है, अब आप पहले ही मैं आपको बता देता हूं, जो भी ऑप्शंस गिवन है वहां पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। ठीक है, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहां पर करेक्ट फॉर्म इन विच राइट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज मेंशन्ड, है ना, वहां पर 2 सभी ऑप्शंस में मिसिंग है। तो इसलिए अभी अपन कुछ फाइनल आंसर इसका कह नहीं सकते। आई होप दे विल गिव बोनस इन दिस क्वेश्चन, है ना। पर रिएक्शन अपन
जरूर लिख देते हैं। तो ये है बेटा आपका x, x आपने पहचान लिया, और अब जो कंपाउंड बना वो क्या है, y बन गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अब उसने बोला है कि आप इन दोनों को क्या करो, अगर H2SO4 से रिएक्ट करवाओगे तो ये आपको क्या करेंगे, X and Y dissolve in H2SO4 while giving compound Z। ठीक है, तो आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा Z जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो इसकी रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा जो वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएगा, है ना। अब चाहे आप X को रिएक्ट करवाओ चाहे आप Y को रिएक्ट करवाओ, तो Y को भी मैं लिख देता हूं, यहां भी बेटा आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। कैल्शियम सल्फेट गिव्स व्हाइट पीपीटी। ठीक है, ये दोनों एंटिटी ही व्हाइट कलर का पीपीटी देती हैं और वाटर में क्या रहेंगी, इनसॉल्युबल रहेंगी। सो these are the solutions of all the questions. I hope you got what you came for. Thank you and good luck for your future examinations.